तो हेलो एंड वेलकम यार। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे वैसे तो 7 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर हमने पढ़ने उसमें से सिर्फ 4 या 5 जो कि हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी वही आने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया करते थे उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रोसेसिंग पावर होती थी वो लिमिटेड होती थी और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता था। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जो हमारे प्रोग्राम है, जॉब्स है, उनको हम क्या करते थे, बैच कर लेते थे। तो हम इसको तो यहाँ पर समझते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास कोई टास्क है या फिर कोई जॉब है, मतलब कि हमने क्या करना है कि हमारे पास 10,000 नंबर्स हैं और उनका हमें निकालना है एवरेज। तो इस जॉब करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग पावर चाहिए कंप्यूटर की, तो इसे हम क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। और इस जॉब को करने के लिए हमें चाहिए प्रोसेसिंग पावर। ऐसे हमारे पास दूसरी जॉब है जिसमें हम क्या करना है कि 1 लाख बच्चों का हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो उनको कैसे बनेगा, उनके मल्टीपल जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को जोड़ के और उनका फिर ऐड करना है लास्ट में। तो ये भी एक प्रकार की जॉब हो गई। ये 1 टाइप जॉब है, ये 2 टाइप जॉब है। ऐसे हमारे पास और भी जॉब्स हैं जिससे कि हम एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होता था पहले कि एक जो हमारे कंपनी का मेंबर है वो जाएगा दूसरी, ये हमारे कंपनी का मेंबर है जो जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर में। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कंप्यूटर होता है और बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं। तो उसमें क्या करता है कि यहाँ से एक इंसान जाता है और वहाँ पे जो इंसान लेके जाएगा वो एक टेप में लेके जाएगा। ये टेप होती है मैग्नेटिक टेप्स होती थी जो कि जिसमें कि हमारा डेटा होता था और ये टेप लेके वो जाता था वहाँ पे। और वहाँ पे यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो टेप्स के द्वारा होता था। तो वहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जो कि ये सबको ऑपरेट करता है, सीपीयूज को। तो क्या करेगा कि हमारी जो भी टास्क, हमारे 3-4 टास्क हैं, उन सबको लेके जाएगा और देखिएगा कि कौन कौन से टास्क सेम है। अगर हमारे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 अगर ये तीनों के तीनों सेम है तो इनको क्या करेगा, वो ग्रुप बना देगा। तो इनका क्या करेगा, वो ग्रुप बना देगा या फिर हम क्या कह सकते हैं, बैच बना देगा और इन सबको एक साथ ही वहाँ पे डालेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। वैसे अगर कोई दूसरा इंसान गया वहाँ पे, दूसरी कंपनी का, वो वहाँ पे गया और उसने क्या किया कि अपनी बहुत सारी जॉब्स दी, अगर तो क्या करेगा कि एक तरीके की जॉब को फिर से बैच बना लेगा और फिर हम उस सीपीयू को देगा ऑपरेट करने के लिए। तो इस प्रकार हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो इस प्रकार काम करता है। तो इसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं, यानी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें तो बस यही है कि अगर कभी क्या होता है कि सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंसान को जो इंटरेक्शन है अगर वो मिनिमम है और कंप्यूटर के साथ जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कंप्यूटर से ज्यादा है, तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काम आता है। क्योंकि इसमें जो भी काम करना है कंप्यूटर को करना है और इंटरेक्शन ह्यूमन का बहुत कम होता है। तो वो जो भी मल्टीपल जॉब्स होती है उन सब जॉब्स को वो बैच करके और कंप्यूटर को दे देगा और कंप्यूटर उसे सॉल्व कर लेगा। तो इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि इसमें नो ह्यूमन इंटरेक्शन यानी ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन उसमें नहीं होना है। दूसरा क्या है कि जो मैग्नेटिक टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप को इनमें इंसर्ट करना और निकालना ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, ये उसकी डिसएडवांटेज है। और तीसरा क्या था कि अगर हमारे पास एक बैच ऑफ प्रोसेस उसने डाल दिए और उसके बाद जब तक वो दूसरी के लिए तैयार करेगा, यानी जो टेप वेप डालेगा उसमें सीपीयू में जो मैग्नेटिक टेप्स होती है वो डालेगा, तब और जब तक वो दूसरी बैच ऑफ प्रोसेस उसे मिलेगी तब तक जो हमारा सीपीयू है वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा, यानी खाली रहेगा और इसमें कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, वो ऐसे बस खाली पड़ा रहेगा। तो उसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करा जाता था, एक नई चीज इसमें इस्तेमाल करती थी, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेटिंग ऑन टाइम। तो हम देखते हैं मल्टी प्रोग्राम का सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम के सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि हमारे ये सीपीयू है, ये हमारा माना ये कंप्यूटर है और ये हमारा सीपीयू है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम हमारे आते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हमने पहले हमें कमांड दी कि हमें एक्सेल चलाना है, उसके बाद हमने करा क्रोम चलाना है, उसके बाद हमने क्या किया कि उसी समय उसे बोल दिया कि हमें फोटोशॉप चलाना है। तो वो क्या करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग में कि हमारे सीपीयू में यानी हमारी रैम में वो एक्सेल भी लोड कर देगा, क्रोम भी लोड कर देगा और फोटोशॉप भी लोड कर देगा। तो अगर उसने अभी लोड कर दिया, अब उसने सबके सब लोड कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा कि उन सबको जो पहले उसमें होता था, पहले उसमें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो बैच करके सेम टाइप की जॉब्स को ग्रुप बना लेता था। पर इसमें क्या था, इसमें सेम टाइम ना भी हो पर वो सबको एक मेमोरी में जो हमारी रैम होती है उसमें लोड कर लेता है। और जब वो लोड कर लेता है तो उसके बाद 1 बाय 1 उसका एग्जीक्यूशन करता है। और कभी क्या होता है कि एक्सेल, जैसे कि माना हमने फोटोशॉप चलाया है, फोटोशॉप का हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, यानी हमने उस पर क्लिक करा कि यहाँ पे जो कंट्रास्ट चाहिए वो हमें फोटो पे ज़्यादा चाहिए और हमें यहाँ पे इरेज करना है, उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस चाहिए माउस का। तो
तो जैसे ही वो CPU में लोड होता है और CPU में लोड होने के बाद अगर जैसे कि फोटोशॉप है वो CPU में लोड हुआ तो लोड होने के बाद ही उसे हमें फाइल की परमिशन चाहिए कि हमें एक फाइल चाहिए जो कि वहाँ पे हमने फोटो अपलोड करनी है। तो इसमें क्या करेगा कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में चला गया। जो हमारा फोटोशॉप है वो CPU के एग्जीक्यूट होने के बाद उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो CPU क्या कहेगा कि जा भाई तू तब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस ले ले, तब तक मैं क्या करता हूँ कि क्रोम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो उसने अब क्रोम को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद अगर क्रोम का जो है वो काम हो गया तो उसे वो CPU से ले लेगा और फिर उसे आगे चलने के लिए दे देगा। तो उसे फिर टर्मिनेट कर देगा। फिर आगे देखेगा कि जो एक्सेल है तो एक्सेल उसने एग्जीक्यूट करा CPU में, और अगर उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं चाहिए तो वो CPU में रन करके और उसे टर्मिनेट कर देगा और आगे फर्दर प्रोसेस करने लग जाएगा। और अगर उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए तो वो भी क्या करेगा कि एक्सेल को बोलेगा कि जा भाई तू तब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस ले ले। अगर हमें नहीं पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होते क्या है तो यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और देख डालो। तो मल्टी प्रोग्राम में हमने क्या देखा कि हमारे CPU है वो मल्टीपल प्रोसेसेस, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो फोटोशॉप हो या फिर एक्सेल हो, उन सबको अपने आप में लोड कर लेता है 1 by 1। और उसके बाद जिसको इनपुट आउटपुट चाहिए उनको वहाँ भेज देता है और जिनको नहीं चाहिए उनको वो टर्मिनेट कर देता है। इसकी क्या होता है कि जब तक कोई प्रोसेस जो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस लेने गया है या पेरिफेरल डिवाइस को भी लेने गया है तो तब तक CPU जो है वो आइडल पड़ा रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसका एडवांटेजेस क्या है। इसमें हाई CPU यूटिलाइजेशन होता है। कैसे? यानी अगर मल्टीपल प्रोसेस उसमें आ गई तो CPU को लगातार ही काम करना पड़ेगा जिससे कि वो कम से कम आइडल रहेगा। जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि CPU जो हमारा वो ज़्यादा आइडल रह रहा था। नेक्स्ट हमारा इट अपीयर्स मैनी प्रोग्राम्स आर अलॉटेड CPU ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। हमें ये लगता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम है वो एक ही साथ आ रहे हैं CPU में, बल्कि जो CPU है वो उनको 1 by 1 लाता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। और इसके साथ कुछ प्रोग्राम भी है तो हम देखते हैं क्या है। ड्यू टू साइज डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट नीड टू बी वेरी हाई, यानी उनका साइज डिफरेंस हो सकता है किसी भी प्रोसेस का, तो उसके लिए जो मेमोरी मैनेजमेंट है इट मस्ट बी वेरी हाई बिकॉज मैनी जॉब्स इन रेडी टू रन ऑन CPU विच इम्प्लाइज दैट वी नीड CPU शेड्यूलिंग। यानी इसमें CPU शेड्यूलिंग भी एक मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।